नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। चीन ने भारत की 60 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। सवाल यह है, क्या नरेंद्र मोदी चीन के कब्जे से भारत की जमीन को छुड़वा पाएंगे या नहीं छुड़वा पाएंगे? आज का सवाल यह है और इसी विषय पर करेंगे चर्चा। लेकिन उसके पहले छोटी सी अपील। हमारी अपील यह है कि सत्यहिंदी.com को सच कहने की ताकत आपसे मिलती है। आप जब हमें सहयोग करते हैं तो हमें और हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है। आपका यह सहयोग हमें लगातार मिलता रहा है और अब इसकी और ज़रूरत है। आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे और अगर आप आर्थिक भुगतान करेंगे तो हमें बहुत बहुत मदद मिलेगी। ऐसे समय में जबकि पत्रकारिता करना मुश्किल हो रहा है, सच कहना और भी मुश्किल है, हमें सच कहने की ताकत मिलेगी। तो आप इस लिंक को क्लिक करें और हमें आर्थिक भुगतान करें। और अब आते हैं आज के विषय के ऊपर। सवाल जो मैंने शुरू में कहा, चीन ने भारत की 60 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया है। सवाल यह है, क्या भारत या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के कब्जे से ये जमीन छुड़ा पाएंगे या नहीं छुड़ा पाएंगे? आपको लग रहा होगा कि शायद मैं कुछ ऐसी बातें कह रहा हूं जो आपने सुनी नहीं होगी। जी हाँ, बिल्कुल सच है। क्योंकि जो राष्ट्रीय मीडिया है, जो टेलीविजन चैनल्स हैं, उस पर इसके मुताल्लिक किसी तरीके की कोई डिबेट नहीं हो रही है और ना ही आपको ये जानकारी दी जा रही है कि भारत का लद्दाख के इलाके में 60 किलोमीटर जमीन कब्जे में चीन ने ले ली है और वहां इस वक्त चीन की सेना बैठ गई है। इसके कुछ संकेत सरकार की तरफ से जरूर मिले हैं। जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बड़ी संख्या में चीनी सैनिक भारत की सीमा में घुस आए हैं, लेकिन उसके उलट देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। उसी समय राहुल गांधी पूछते हैं कि क्या चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है? इसी के साथ साथ आपको ये जानकारी भी मिली होगी कि 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर्स के बीच में भारत और चीन के बीच में 6 घंटे की मुलाकात हुई। इस मुलाकात का हश्र क्या हुआ, क्या नतीजा निकला, अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं कि दरअसल पूरा मामला है क्या। आपको मालूम है कि कुछ दिनों पहले हमने आपको रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल पनाग के हवाले से पूरी जानकारी दी थी कि कैसे चीन ने भारत के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया है। आपको बताया था कि लद्दाख के पेंगांग शो में 8 किलोमीटर तक चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस आए हैं। आपको ये भी मैंने बताया था कि पेंगांग शो में 8 वो इलाके हैं जिनको फिंगर्स के नाम से जाना जाता है। फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, ये वो इलाके थे जो चीन के कब्जे में थे और चीन यहाँ पर जो है वो रहता था। फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7, फिंगर 8, ये जो फिंगर्स थे यहाँ पर भारत की सेना पेट्रोल करती थी। लेकिन पिछले दिनों चीन ने फिंगर 4 से आगे चलकर 8 तक पर अपना कब्जा कर लिया है और अब वहां पे वो पूरे तरीके से अपने कब्जे में कर रखा है। इसी के साथ साथ गलवान घाटी में भी चीन जो है वो चोटी पर पहुंच गया है, पहाड़ी चोटी पर उसने कब्जा कर लिया है और वहां से एक नया खतरा पैदा हो गया है और वो है कि 1.5 किलोमीटर की दूरी पर दौलतबाग ओल्डी करके जो सड़क है उस पर वो नजर रखे और कभी भी सड़क को काट सकता है, जो भारत के लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात पैदा हो जाएगी। और तीसरी जगह थी टॉप स्प्रिंग। टॉप स्प्रिंग में उसने भारत की चौकी पर चारों तरफ से घेर लिया है और जो कोंगला का पास था उसको जाने का रास्ता बंद कर दिया है। इन तीनों इलाकों को अगर आप देखेंगे तो करीब 40 से 60 वर्ग किलोमीटर तक की जमीन इस वक्त चीन के कब्जे में है। ये जनरल पनाग ने 4 जून को द प्रिंट में अपना लेख लिखा था, उसमें इसका हवाला दिया है। जनरल पनाग जो है वो नॉर्दर्न कमांड के GOC यानी वहाँ के कमांडर भी रह चुके हैं, इसलिए उनके बताई हुई जानकारियों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है और लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के बहुत ही प्रतिष्ठित कमांडर रह चुके हैं। लेकिन उससे एक बड़ी चिंता की बात आ रही है
चिंता की बात क्या है कि प्रसिद्ध रक्षा विशेषज्ञ अजय शुक्ला, जो सेना में काम कर चुके हैं, उन्होंने 8 जून को rediff.com पर एक लेख लिखा है और उन्होंने कहा है जो बात जनरल पनाग ने कही थी लगभग उसको कंफर्म किया है। लेकिन चिंता की बात है, उन्होंने कहा कि दरअसल इस वक्त जो भारतीय सरकार है और जो लोग सरकार को चला रहे हैं उनके बीच में एक तरीके की ये राय बनती जा रही है कि चीन से भारत की जमीन को छुड़ाना एक बहुत ही मुश्किल और जोखिम भरा काम होगा, लिहाजा ये जमीन न छुड़ाई जाए। अब आप दो सवाल पूछ सकते हैं। पहला सवाल ये पूछ सकते हैं कि आखिर चीन और भारत, जिनके बीच में कोई बहुत अच्छे रिलेशनशिप कभी नहीं रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद आपने देखा किस तरीके से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अहमदाबाद में साबरमती के तट पर झूला झूलते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा शी जिनपिंग और मोदी की चेन्नई में भी मुलाकात हुई। चीन के इलाका वुहान में भी 2018 में दोनों बड़े नेताओं की मुलाकात हुई थी और ये लग रहा था भारत चीन के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब हमारे रिश्ते बेहतर हो रहे थे तब फिर चीन ने ये हिमाकत क्यों की? क्या कारण है? क्यों वो दुश्मन देश की तरीके से बिहेव कर रहा है और क्यों वो भारतीय सीमा में घुसकर भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठ गया है? यह हरकत किसी मित्र देश की नहीं है। आपको मालूम है कि किस तरीके से धारा 370 के शिथिल होने के बाद से चीन ने हर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की जमकर मदद की। यहां तक कि मौलाना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करवाने में भी उसने काफी अड़ंगे लगाए हैं। तो क्या ये चीन का रुख भारत को लेकर अचानक बदला है? इसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहले इस बात का मैं आपके सामने खुलासा कर देता हूं। ग्लोबल टाइम्स में 5 जून को एक खबर छपी है। ग्लोबल टाइम्स चीन का वो अखबार है जिसको चीनी सरकार और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र एक तरीके से माना जाता है। ये कहा जाता है कि जो कुछ भी ग्लोबल टाइम्स में छपता है दरअसल वो चीनी सरकार के इशारे पर छपता है और जो बात चीन की सरकार या चीन का विदेश मंत्रालय या चीन का रक्षा मंत्रालय दूसरे देशों को साफ शब्दों में नहीं बता पाते, वो बातें ग्लोबल टाइम्स में छपती हैं और ग्लोबल टाइम्स में छपी हुई चीजों को पूरी दुनिया में चीन का आधिकारिक तो नहीं लेकिन अनाधिकारिक तौर पर बहुत ही पुष्ट पक्ष माना जाता है या पुष्ट रवैया माना जाता है। ग्लोबल टाइम्स ने जो लेख लिखा है उस लेख का हेडलाइन ही अपने आप में बहुत खतरनाक। उसने कहा है कि इंडिया प्लेज विथ फायर स्पाइसिंग अप G7 एक्सपेंशन, यानी भारत G7 के विस्तार में जुड़ने की जो कोशिश कर रहा है दरअसल वो आग से खेलने का प्रयास है या आग से खेलने की कोशिश है। अब भारत अगर G7 में जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है, इससे चीन के पेट में दर्द क्यों होने लगेगा, ये सवाल आप पूछ सकते हैं। और इस सवाल का जवाब ही दरअसल ग्लोबल टाइम्स का ये लेख, जो बड़ा लेख है, उसमें दिया गया है। 3 चीजें ग्लोबल टाइम्स इशारा करता है। पहला, ग्लोबल टाइम्स ये कहता है कि दरअसल अमेरिका जो है वो इंडिया पैसिफिक रीजन में भारत की मदद ले रहा है चीन को रोकने के लिए। दूसरा, वो कहता है कि भारत अमेरिका की मदद ले रहा है चीन के प्रभाव को रोकने के लिए। तीसरी बात वो कहता है कि जब से नरेंद्र मोदी जी का दूसरा टर्म हुआ है तब से भारत की नीति में बदलाव आया है। और फिर अंत में वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जो ये बातचीत है, जो ये तनाव है दोनों देशों के बीच में, दरअसल ये तनाव शीर्ष नेताओं की मुलाकात से ही इसका रास्ता निकल सकता है, क्योंकि भारत और चीन के रिश्ते डिटोरिएट करेंगे। अब पहली चीज के बारे में थोड़ा विस्तार से बताता हूं। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि इंडिया पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका चीन को संतुलित करने के लिए भारत की भूमिका को मजबूत करता रहा है, यानी भारत का इस्तेमाल अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यह चीन की समझ है। दूसरा, इसी लेख में यह लिखा गया है कि कोरोना के बाद चीन की बढ़ती ताकत और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को रोका नहीं जा सकता। अमेरिका की ताकत लगातार कम हो रही है
ऐसे में यह संभव है कि भारत अमेरिका से मिलकर चीन को रोकने की कोशिश करे। यानी यहां पर भारत चीन को रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चीन की जो प्रतिष्ठा, चीन की ताकत, चीन की शक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी बढ़ती जा रही है। चूंकि भारत उसका पड़ोसी मुल्क है, इसलिए भारत को लगता है कि चीन को रोकने के लिए उसे अमेरिका की मदद चाहिए। अब इस बात को और एक्सप्लेन करता है ग्लोबल टाइम्स। वह कहता है कि पिछले दिनों भारत चीन को टारगेट करने वाली हर अमेरिकी योजना में भारत सक्रिय रहा है। यानी वो एक तोहमत भारत के ऊपर लगा रहा है कि अमेरिका जो चीन को रोकने की कोशिश कर रहा है, उसमें भारत उसकी हर योजना का हिस्सा है। और अब वो इशारा करता है, वो कहता है कि जब से मोदी जी दोबारा चुनकर आए हैं, तब से भारत का चीन के प्रति रवैया बदल गया है। और फिर कहता है कि भारत में सामरिक नीति एक छोटा गुट बनाता है जो दरअसल चीन विरोधी है। ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई। एक, भारत अमेरिका का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा, अमेरिका भारत का इस्तेमाल कर रहा है। तीसरा, अमेरिका की हर चीन विरोधी कार्रवाई में भारत शामिल है। चौथा, मोदी जी के आने के बाद से भारत का चीन के प्रति रवैया बदला है दूसरे टर्म के बाद से। पांचवी बात, एक छोटा सा गुट है जो चीन विरोधी है, वो भारत की नीति निर्धारित करता है। और अंत में वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, और इस निष्कर्ष का संदर्भ ये है कि जो पिछले दिनों भारत और चीन की सैनिक अधिकारियों के बीच में जो मुलाकातें हुई, पहले मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच मुलाकात थी, उसके बाद फिर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच मुलाकात थी, और ये कहा गया कि इस तरीके की मुलाकातों से दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं, जो तनाव है, उसको कम करने में मदद मिलेगी। और पिछली मुलाकात 6 घंटे की मुलाकात थी। मैंने आपको बताया उसका कोई नतीजा नहीं निकला। ग्लोबल टाइम्स इस ओर इशारा करता है कि दरअसल ऐसी मुलाकातों से भारत चीन के रिश्तों में कोई जो है सुधार नहीं होने वाला। और फिर वो लिखता है कि अगर भारत ऐसे गुट के साथ जुड़ता है जो चीन को काल्पनिक शत्रु मानता है, तो भारत चीन रिश्ते खराब होंगे। अब दोनों देशों के रिश्ते सिर्फ शीर्ष नेता ही संभाल सकते हैं। यानी वो कुछ ऐसी बात है जो चीन भारत के शीर्ष नेता यानी नरेंद्र मोदी या फिर रक्षा मंत्री के स्तर पर ही दो टूक कहना चाहता है। और उस दो टूक का मतलब ये है, कुछ ऐसी बात है जो लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के लेवल पर बात नहीं हो सकती। यानी मामला सैनिक तनाव का कम है, राजनीतिक तनाव का ज्यादा है। यानी जो बात चीन कह रहा है कि अमेरिका भारत का इस्तेमाल कर रहा है, भारत अमेरिका का इस्तेमाल कर रहा है, और दोनों की रणनीति है किसी तरीके से चीन की बढ़ती हुई ताकत और उसके अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को रोका जाए। तो चीन ये संदेश भारत को देना चाहता है, अगर आप ये सोच आपकी है तो आपको ये सोच बदलनी पड़ेगी। अगर आपको सीमा पर जो तनाव है उसको कम करना पड़ेगा। आपको मालूम है, अब सवाल ये उठता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या करेंगे। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 60 किलोमीटर की जमीन अगर चीन ने कब्जा कर ली है, तो फिर राष्ट्रवाद के नाम पर जो सरकार काबिज है और हर किसी दूसरे व्यक्ति को देशद्रोही घोषित कर देती है। अगर आप भारत के उनके राष्ट्रवाद से अगर आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो जो सरकार 60 किलोमीटर जमीन को छोड़ दे, क्या ये संभव है? अगर ये जमीन मनमोहन सिंह के जमाने में या किसी दूसरी सरकार के जमाने में अगर चीन ने कब्जा की होती, तो अब तक पूरे देश के अंदर बीजेपी और आरएसएस और तमाम दक्षिणपंथी जो संगठन है उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया होता। लेकिन आज चुप्पी है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही सरकार है, वही नरेंद्र मोदी है जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो कैंपेन था वो ये था कि पाकिस्तान को घुसकर मारा। बालाकोट की घटना के संदर्भ में कहा गया था पाकिस्तान को घुसकर मारा। और देश के गली मोहल्लों में ये चर्चा आम थी कि देखिए मोदी जी कितने ताकतवर हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाया जो कभी दूसरी सरकारें, कांग्रेसी सरकार नहीं सिखा पाई। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने समय में पाकिस्तान में जो आतंकवादी अड्डे उनको नष्ट करने के लिए 2 सर्जिकल स्ट्राइक्स किए।
और 2014 के चुनाव में 56 इंच सीने का बात जिक्र किया गया था। अब सवाल यह है कि क्या वो ये जमीन नरेंद्र मोदी अफोर्ड कर सकते हैं कि चीन भारत की जमीन पर कब्जा किए रहे और चुपचाप रहे। अगर वो चुप रहते हैं तो उनकी जो एक रोबस्ट, जो मैस्कुलिन, जो राष्ट्रवादी की छवि है, उस पर गहरा दाग और कलंक लगने वाला है और हिंदुस्तान का इतिहास कभी नरेंद्र मोदी को इसके लिए माफ नहीं करेगा या उनकी सरकार को माफ नहीं करेगा, क्योंकि उनके रहते भारत की जमीन चीन ने कब्जा की है। चीन को, जिसके राष्ट्रपति को उन्होंने अहमदाबाद में झूला झुलाया था, लेकिन कर क्या सकते हैं। इसीलिए क्या नरेंद्र मोदी इस जमीन को चीन से छुड़वाने के लिए, वो कोई पुलिस पोस्ट तो है नहीं कि आप गए और आपने वहां पे कब्जा कर लिया। वहां पे हजारों की संख्या में हजारों की संख्या में चीनी फौज है, उसके पास तमाम लेटेस्ट अत्याधुनिक हथियार है, वहां पे टैंक हो गए हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर आप उस जमीन को छुड़वाना चाहेंगे सैनिक स्तर पे तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। और अगर युद्ध करने की नौबत आ गई तो आज की तारीख में भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके संदर्भ में भारत ये लड़ाई अफोर्ड ही नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था नेगेटिव में जाने वाली है। बड़े पैमाने पर यहाँ बेरोजगारी की संभावना या आशंका पैदा हो गई है। ऐसे में भारत चीन के साथ युद्ध करना संभव ही नहीं। चीन तो छोड़ दिए, किसी दूसरे देश के साथ, किसी दूसरे मुल्क के साथ इस संकट की घड़ी में युद्ध नहीं कर सकता। यानी ये, और अगर युद्ध करता है तो आज की तारीख में चीन की जो ताकत है उसका मुकाबला भारत नहीं कर सकता है। आर्थिक स्तर पर चीन की जो इकोनॉमिक साइज है वो करीब 12 से 13 ट्रिलियन डॉलर का है और भारत सिर्फ 2.5 या 3.25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, यानी उनकी जो आर्थिक क्षमता है वो भारत की कम से कम 4 से 5 गुना ज्यादा बड़ी है। उनका जो बजट है, जो चीन का जो बजट है, वो डिफेंस बजट, जो डिफेंस स्पेंडिंग जिसे कहते हैं, वो 261 बिलियन डॉलर का है और भारत की जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो सिर्फ 71 बिलियन डॉलर का है, यानी लगभग 3 गुना से ज्यादा वो रक्षा पे खर्च करते हैं। आज की तारीख में उनकी जो सेना है वो भारत से बड़ी है ज्यादा, और भारत से बड़ी होने के साथ साथ उनके पास ज्यादा अत्याधुनिक हथियार है। तो भारत चीन का जो व्यापारिक रिश्ता है उसमें लगभग 93 बिलियन डॉलर का है और उसमें 60 से 70 बिलियन डॉलर जो है वो चीन भारत को एक्सपोर्ट करता है और भारत 16 से 20 बिलियन डॉलर वो चीन को एक्सपोर्ट करता है। तो ये बहुत असंतुलन है, मतलब ना तो आर्थिक स्तर पर भारत और चीन के बीच में किसी तरीके का मुकाबला है और ना ही सैनिक स्तर पर चीन और भारत के बीच में किसी तरीके का मुकाबला है। और अगर मान लीजिए मुकाबला नहीं भी हो तो एक बहादुर मुल्क की तरीके से हमें अपनी जमीन को उनसे छुड़ाने की कोशिश हम कर सकते हैं। क्या ये कोशिश कामयाब होगी? बहुत कठिन सवाल है। ऐसे में कोरोना का संकट आ गया जहां भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गई है। तो फिर क्या ऑप्शन होता है? ऑप्शन यही है कि आप चीन के साथ बातचीत करिए, चीन को समझाने का प्रयास करिए, और अगर चीन अपनी जिद पर अड़ा रहता है तो फिर भारत को जो अमेरिका का के प्रति जो मोह है वो उसका बलिदान करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। आपको याद होगा कि जब देश आजाद हुआ था तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की जो विदेश नीति थी वो गुड नॉन अलाइन कंट्री की उसका नेतृत्व उन्होंने किया था, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन कि ना तो हम अमेरिका के साथ जाएंगे ना ही सोवियत रूस के साथ जाएंगे, हम बीच में रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। और उसकी वजह से भारत अमेरिका का जो क्रोध है उससे भी बचा रहा और सोवियत यूनियन का जो क्रोध है उससे भी बचा रहा, और उसने एक बहुत सारे देशों का एक आंदोलन खड़ा किया जिसको गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। आज की तारीख में मोदी जी के आने के बाद से भारत की विदेश नीति पूरी तरीके से अमेरिका के पक्ष में खड़ी हुई है। और ये जो नमस्ते ट्रंप के कार्यक्रम है या फिर हाउडी मोदी का जो कार्यक्रम अमेरिका में किया गया है, दरअसल ये कार्यक्रम इस बात को दर्शाता है कि जो लोग भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश नीति के मसले में सलाह दे रहे थे वो गलत सलाह दे रहे थे। और भारत आज की तारीख में इस बात को समझना चाहिए था कि अगर आप अमेरिका के इतने करीब पहुंच जाएंगे तो चीन आपसे नाराज हो सकता है। हालांकि सी राजा मोहन जैसे स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट भी हैं जिनका कहना है कि असली कारण भारत और अमेरिका की
दोस्ती नहीं है, बल्कि चीन जो है वो अपनी जो मिलिट्री क्षमता है उसको और मजबूत करना चाहता है। लंबी डिबेट का सवाल है, लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने जो लिखा है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत को की जो अमेरिका से पिछले दिनों दोस्ती बढ़ी है, इसको चीन पसंद नहीं कर रहा है और उसको लगता है कि भारत चीन को रोकने की कोशिश में अमेरिका के साथ गया है और अमेरिका भारत का इस्तेमाल कर रहा है चीन को रोकने के लिए। अब ये जो पहेली है, इस पहेली को का जब तक हल नहीं निकलता तब तक भारत और चीन की सीमा पर शांति नहीं होगी और तब तक चीन भारत की जमीन को जो है वो जो कब्जा है उसको छोड़ेगा नहीं। और ये अगर ऐसा हुआ तो फिर नरेंद्र मोदी का इतिहास में आकलन कैसा होगा ये आप समझ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।